जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये सारे प्रश्न जो हाल ही दिनों में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती, आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है, जैसे हवा से पानी में, तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। वेग बदलता है, दिशा बदलती है जिसे अपवर्तन कहते हैं, तरंगदैर्घ्य भी बदलती है, लेकिन आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न आवृत्ति उस स्रोत की विशेषता होती है और माध्यम के बदलने से नहीं बदलती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है। आपसे पूछा है कि सिनेबार जो है किसका प्रमुख अयस्क है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा का, मरकरी का सिनेबार जो है प्रमुख, सिनेबार जो है पारा का प्रमुख अयस्क है। सिनेबार का रासायनिक नाम जो है या मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है, HgS, या पारे का प्रमुख अयस्क है। इससे पारा धातु को उष्मीय अपघटन द्वारा निकाला जाता है। सिनेबार की विशेष गुण अगर आपको बताएं तो यह लाल रंग का खनिज होता है। या उच्च तापमान पर पारा वाष्प के रूप में निकलता है। पारा थर्मामीटर, दवाओं और लैब उपकरणों में प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, डीएनए में उपस्थित प्यूरिन कौन कौन से होते हैं। आपसे पूछा कि डीएनए में उपस्थित प्यूरिन कौन कौन से होते हैं। बताइए क्या क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गुआनिन और एडेनिन, या ऑप्शन बी प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं दोहरी रिंग संरचना होती हैं, ये होती हैं एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन होते हैं। और जो पिरिमिडिन होते हैं एकल रिंग संरचना होता है, सिंगल रिंग संरचना होता है। डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन होता है और आरएनए में जो होता है साइटोसिन और यूरासिल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है। आपसे पूछा कि राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन B2। विटामिन B2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है या जल में घुलनशील विटामिन है और ऊर्जा उत्पादन त्वचा, आंख और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से एरियोफ्लोमिनोसिस यानी कि त्वचा पर फटने, ओठों में दरार, आंखों में जलन हो सकती है। या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक बी कॉम्प्लेक्स का भाग है। अब यहां आपको बताएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के प्रमुख रासायनिक नाम। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थाइमिन, विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन और निकोटिनिक, विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम है पायरिडियाक्सिन, विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन, विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड और विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है कोबालामिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को लक्स या ल्यूमेन प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी, प्रकाश व्यवस्था, प्रयोगशालाओं में, उद्योगों में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एनेमोमीटर जो है इसमें वायु की गति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर की बात करें तो उष्मा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और अल्टीमीटर की बात करें तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह भी एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय जो है पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि होती है। अग्नाशय पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि मानी जाती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है यानी कि दोहराकार, अंतरास्त्रावी और बाह्यस्त्रावी है। या पाचन एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज बनाती है जो भोजन के पाचन में मदद करती है। या इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन्स भी स्रावित करती है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है।
अगर आपसे एग्जाम में यही पूछ ले कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो आपकी यकृत होता है। सबसे लंबी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, परंतु ध्यान रखिएगा अगर सबसे लंबी ग्रंथि पूछ लेगा तो अग्नाशय होता है। अगर यही पूछ ले मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण, तो मिश्रित ग्रंथि का जो अच्छा उदाहरण है वो अग्नाशय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की आंख में किस लेंस की तरह कार्य करती है। आपसे पूछा कि मनुष्य की आंख में किस लेंस की तरह कार्य करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मनुष्य की आंख जो है वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंख का लेंस एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। या आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर रेटिना पर वास्तविक और उल्टा चित्र बनाता है। आंख के लेंस का आकार सिलेरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का उपयोग भट्ठियों और उच्च तापमान वाले स्थानों का तापमान मापने के लिए किया जाता है। यह तापमान को प्रत्यक्ष संपर्क के बिना माप सकता है, आमतौर पर अवरक्त विकिरण के आधार पर। बाकी विकल्पों की बात करें तो बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स मीटर चुंबकीय फ्लक्स मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कार की पीछे आने वाली यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है। आपसे पूछा कार की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि कार के साइड मिरर में यह दर्पण विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है जिससे चालक को अधिक क्षेत्र दिखाई देता है। इसमें बनी छवि आभासी, सीधी और छोटी होती है, लेकिन यह देखने के लिए उपयुक्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य के दांत जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो मनुष्य के स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, तो पहला होता है कृंतक जिसे बोलते हैं इंसीजर, सामने वाले तेज दांत होते हैं, भोजन को काटने के लिए होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कैनाइन क्या होता है, कैनाइन जिसे बोलते हैं कैनाइन ही बोलते हैं, या नुकीले दांत होते हैं, भोजन को फाड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है पूर्व दाढ़ जिसे बोलते हैं प्रीमोलर, क्या बोलते हैं, प्रीमोलर इसको बोलते हैं। यह जो होता है चबाने और पीसने के लिए इसका होता है, प्रयोग करते हैं। और दाढ़ यानी कि मोलर्स का बात करें तो यह जो है बड़े और मजबूत दांत होते हैं, भोजन को अच्छे से पीसने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बाकी वयस्क मानव के कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, इनमें ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसमें होता है। आपसे पूछा कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण किससे होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम वह ऊतक है जो पौधों में पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो जाइलम जो है जल और खनिजों का स्थानांतरण इसके द्वारा होता है। फ्लोएम की बात करें तो भोजन का स्थानांतरण इसके द्वारा होता है। स्टोमेटा की बात करें तो गैसों का आदान प्रदान वाष्पोसर्जन होता है स्टोमेटा द्वारा। और ट्राइकोम की बात करें तो रक्षात्मक रोम बाल पौधों की रक्षा करता है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हृदय की धड़कन को सुनने का यंत्र कौन सा है। आपसे पूछा है कि हृदय की धड़कन को सुनने का यंत्र कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सीय यंत्र है जिसका उपयोग डॉक्टर हृदय की धड़कन, फेफड़ों की ध्वनि और रक्त प्रवाह की आवाज सुनने के लिए करते हैं। यह यंत्र शरीर की आंतरिक ध्वनियों को बढ़ाकर सुनने में मदद करता है। इसे 1816 में रेने लाइनेक ने आविष्कार किया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, स्पेग्नोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र, थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने का यंत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफ्लोरॉल के नाम से जाना जाता है।
आपसे पूछा है कि किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन डी को। इसका मुख्य कार्य है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना या शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से बच्चों को रिकेटस नामक रोग होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत है धूप, मछली का तेल, अंडे की जर्दी, दूध आदि। अन्य विटामिन की बात करें तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के इसका राइट आंसर इसका रासायनिक नाम जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा। गलत विकल्प की पहचान करना है आपको। तो मलेरिया जो होता है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है, यह एकदम सही है। टिटनेस जो होता है वह जीवाणु कारण होता है, यह भी एकदम सही है। टाइफाइड जो होता है या जीवाणु कारण होता है, यह भी सही है। खसरा जीवाणु कारण, गलत। खसरा जो आपका होता है वह जीवाणु कारण नहीं होता, वह आपका होता है वायरस के कारण। वायरस कारण खसरा होता है। खसरा जो होता है यह वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगी, जो कि गलत विकल्प है। बाकी जो है वह सभी सही हैं। ऑप्शन डी गलत हो जाए। खसरा जो होता है आपका वह वायरस के कारण होता है। वायरस कौन सा? तो मीजल्स वायरस के कारण होता है। मीजल्स वायरस के कारण होता है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। टिटनेस जो होता है वह होता है जीवाणु कारण, क्लास्ट्रीडियम टिटनी जीवाणु से होता है। टाइफाइड जो होता है या साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने वर्ष 1892 में किया था। इसे कंप्रेशन इग्निस इंजन भी कहा जाता है। चलिए आपको प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक बताते हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो टेलीफोन का आविष्कार बहुत ज्यादा पूछता है, तो टेलीफोन का आविष्कार जो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लुई बियर्ड ने किया था। ये सभी वही आविष्कार है जो एग्जाम में पूछे गए। इंसुलिन का आविष्कार फ्रेडरिक वेंटिंग ने किया था। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज जोसेफ ब्लेक ने की थी। तो हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। एक्सरे का बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, तो एक्सरे की खोज विलियम रॉटेंसन ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रोफेसर जीएमबी डॉब्सन ने। प्रोफेसर जीएमबी डॉब्सन ने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का विकास किया था। यह उपकरण वायुमंडल में मौजूद ओजोन की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग होता है। ओजोन की मात्रा मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन की मात्रा को मापने की इकाई जो है डॉब्सन इकाई है। इन्हीं के नाम पर इस इकाई का नाम रखा गया। ओजोन का फार्मूला क्या है? तो ओजोन जो होता है O3 से डिनोट करते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस को मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड। टाइफाइड जो है जल जनित रोग है। टाइफाइड एक जल जनित संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। या प्रदूषित जल या भोजन के सेवन से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण है तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त या कब्ज कमजोरी आदि। इसके बचने के लिए स्वच्छ पानी का सेवन और अच्छी सफाई आवश्यक है। टाइफाइड की जांच के लिए जो टेस्ट होता है वह बिडाल टेस्ट होता है। यह भी एग्जाम में पूछ लेता है कि टाइफाइड की जांच के लिए किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो बिडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वह NaSCO3 है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। चलिए प्रमुख रासायनिक नाम बताते हैं आपको जो अभी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछता है। एक पूछता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है। एक आपसे पूछता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूना का पानी बोलते हैं, तो CaOH2 इसका रासायनिक सूत्र है। अमोनिया NH3 होता है। एथेनॉल का ध्यान रखिए, एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C12 H22O11 या जो है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सुक्रोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका C12H22O11 होता है।
एथेनॉल का OH हो जाएगा, एथेनॉल का जो होगा OH होगा, C12H22 OH होगा, इसका रासायनिक सूत्र होगा। सोडियम कार्बोनेट अभी हम लोग पढ़े, सोडियम कार्बोनेट का जो होगा वो होगा Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का होगा NaSCO3। एसिटिक अम्ल का क्या होगा, तो एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा CH3CH3COOH, या एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है NaSCO3 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अल्कोहल की उपस्थिति की पहचान किस अभिक्रिया से होती है। आपसे पूछा कि अल्कोहल की उपस्थिति की पहचान किस अभिक्रिया से होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइडोफार्म परीक्षण होता है। आइडोफार्म परीक्षण का उपयोग विशेष प्रकार के अल्कोहल की पहचान के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में आयोडीन और क्षार की उपस्थिति में अल्कोहल पीला ठोस बनाता है, या पीला अवक्षेप अल्कोहल की उपस्थिति को दर्शाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो फ्लेम टेस्ट जो होता है धातुओं की पहचान के लिए होता है। बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है ग्लूकोज जैसे अपाचक शर्करा की पहचान के लिए, तो टॉलरेंस टेस्ट जो है एल्डिहाइड की पहचान के लिए होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। आपसे पूछा है कि अम्लीय वर्षा जो होती है एसिड रेन वह किस गैस के कारण होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अम्लीय वर्षा जो होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा SO2 या NO2, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा उस वर्षा को कहा जाता है जिसमें जल की बूंदों के साथ अम्ल मिल जाते हैं। वायुमंडल में जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल वाष्प के साथ मिलती है तो ये क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये अम्लीय यौगिक वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं, इसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो मिट्टी की उर्वरता घटती है, भवनों और ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ताजमहल को नुकसान होता है, जल जीवों और पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये रहा आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए, यहां से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ, अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा कि किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।